सभी स्टूडेंट्स को मेरा नमस्कार। आज की वर्कशीट कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान भूगोल की वर्कशीट 25 है। तिथि 1 सितंबर 2020, जिसमें आपको अपना नाम और कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है तथा आप सामाजिक विज्ञान के शिक्षक का भी नाम लिख सकते हैं। विद्यार्थी का नाम आप जगह देख रहे हैं वहाँ पर आ जाएगा और कक्षा अध्यापक का नाम भी आ जाएगा। डेट भी ज़रूर लिखें। सामाजिक विज्ञान की भूगोल की पुस्तक विनिर्माण उद्योग में से ये एक पैराग्राफ लिया गया है, जिसके अंदर कुछ प्रश्नोत्तर दिए गए हैं। नीचे 4 प्रश्नोत्तर हैं। आपको इस पैराग्राफ को पढ़कर, समझकर और बुक्स का सहारा लेकर प्रश्नों का उत्तर देना है, जिसमें मैं आपकी हेल्प करूँगा। तो हम धीरे धीरे इसको समझते हैं। विनिर्माण उद्योग पाठ का नाम है। नीचे दिए गए अनुच्छेद को पढ़कर उत्तर दीजिए। तो आपको बच्चों बड़े आराम से समझ कर इसको पढ़ना है। आप ध्यान से पढ़िए तो आपको पता चल जाएगा कि इस पैराग्राफ में क्या क्या लिखा है। हम बहुत ध्यान से पढ़ते हैं, धीरे धीरे। कच्चे पदार्थ को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित कर अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन को विनिर्माण या वस्तु निर्माण कहा जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि कच्चे पदार्थ, जो भी कच्चा माल होता है, उसको हम एक उत्पाद के रूप में परिवर्तित कर देते हैं और उसका उत्पादन किया जाता है विनिर्माण के द्वारा। विनिर्माण मतलब किसी चीज़ का भी निर्माण करना, वस्तु का निर्माण करना, जैसे कि आगे आपको बताया भी गया है। आप जानते ही हैं कि कागज़ लकड़ी से, चीनी गन्ने से, लोहा इस्पात लौह अयस्क से बनता है। कहने का मतलब ये है कि कागज़ जो है लकड़ी से बनता है, चीनी जो है गन्ने से बनती है। आपने देखा होगा कि जब एक किसान पहले गन्ना उगाता है, तो जो गन्ने की खेती करने के बाद उसका उत्पादन करता है, तो वो गन्ना उद्योग में जाता है। उद्योग में उसका विनिर्माण किया जाता है। विनिर्माण उसी को ही कहते हैं, किसी भी चीज़ का निर्माण करना, किसी भी वस्तु को बना देना। आपने पहले ही पढ़ा। अगर मैं अंडरलाइन करके आपको बताऊं तो आप देखेंगे ये वाली लाइन आपको समझ में आ रही है कि यहाँ पर वस्तु का निर्माण किया जाता है। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि वस्तुओं के उत्पादन को विनिर्माण या वस्तु निर्माण कहते हैं। वस्तु का निर्माण करना या विनिर्माण एक ही चीज़ है। आगे चलते हैं। द्वितीयक क्षेत्र के कार्यों में लगे व्यक्ति कच्चे माल को परिष्कृत और उन्नत वस्तुओं में बदलने में लगे होते हैं। विनिर्माण उद्योग इसी से संबंधित है। द्वितीयक क्षेत्रक बेटा 3 क्षेत्रक होते हैं: प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक और तृतीयक क्षेत्रक। प्राथमिक क्षेत्रक जैसे कि कृषि करना, ये प्रकृति से संबंधित है। प्राथमिक क्षेत्रक का मीनिंग ये है कि वो क्षेत्रक जो प्रकृति से संबंधित है। द्वितीयक क्षेत्रक विनिर्माण से संबंधित है, मतलब जो भी उद्योग में कार्य किया जाता है वो एक द्वितीयक क्षेत्रक है, और विनिर्माण उद्योग जो है द्वितीयक क्षेत्रक ही माना जाता है। यही इस लाइन में कहा गया है। द्वितीयक क्षेत्रक के कार्यों में लगे व्यक्ति
कच्चे माल को परिष्कृत करते हैं और उन्नत वस्तुओं में बदलने में लग जाते हैं। जैसे कि हमने अभी बात की, कागज़ जो बनता है वो लकड़ी से बनता है, मगर वो उद्योग में ही जाके बन सकता है। आगे चलते हैं, इसी को ही इन्होंने कहा विनिर्माण उद्योग इससे ही संबंधित है। किसी देश की उन्नति, आर्थिक उन्नति विनिर्माण उद्योग के विकास पर ही निर्भर होती है। बिल्कुल सही बात है कि किसी भी देश की आर्थिक उन्नति है जो होती है वो वस्तु निर्माण से ही संबंधित होती है, उद्योग से संबंधित होती है, उद्योग के विकास पर निर्भर करती है। इन उद्योगों को आर्थिक विकास की रीढ़ इसलिए समझा जाता है। मतलब कहने का मतलब ये है, जो उद्योग क्षेत्रक है उनको आर्थिक विकास की रीढ़ की हड्डी माना जाता है। रीढ़ की हड्डी जिस पे हमारा देश जो आर्थिक चीज़ है वो टिकी हुई है। तो क्यों कहा जाता है, इसके ऊपर हमने लाल कलर में दे रखा है, इसको हम थोड़ा सा पढ़ा करके पढ़ेंगे। ये कृषि के आधुनिक में सहायक है। यह मतलब उद्योग, विनिर्माण उद्योग, विनिर्माण उद्योग आधुनिक कृषि में सहायक है। ये उसके लिए ज़रूरी तकनीकी विकास करता है। बिल्कुल सही बात है, ये उसके लिए ज़रूरी तकनीक का विकास करता है। हम कोई सा भी उद्योग है जिससे कि हम तकनीक का विकास करते हैं, टेक्नोलॉजी आती है, तकनीक माने टेक्नोलॉजी। दूसरा पॉइंट है, ये देश में बेरोजगारी तथा गरीबी के खात्मे के लिए बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, अगर हमारे देश के अंदर, किसी भी देश के अंदर या हमारे देश के अंदर भी अगर उद्योग लगेंगे तो लोगों को रोज़गार मिलेगा। रोज़गार मिलेगा तो गरीबी और बेरोज़गारी दोनों ही धीरे धीरे ख़त्म होने लगेगी, समाप्त होने लगेगी, कम होने लगेगी। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है नीले लाइन में, इनसे निर्मित वस्तुओं के व्यापार से विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। बिल्कुल, जब हम कोई निर्मित वस्तुओं को दूसरे देश में भेजते हैं, मतलब निर्यात करते हैं, तो हमें विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है, और जब विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है तो हमारा देश उन्नति करता है। एक लास्ट का पॉइंट है जो बिल्कुल लिखा हुआ है, आप धीरे से पढ़ लेते हैं उसे। वे देश के विकसित कहलाते हैं जहाँ विनिर्माण उद्योग अधिक है। भारत का विकास भी औद्योगिक विकास से ही संभव है। बिल्कुल, भारत का विकास भी औद्योगिक विकास से ही संभव हो रहा है, और विकसित देश उसे कहा जाता है जहाँ पर विनिर्माण उद्योग अधिक है। जितना विनिर्माण उद्योग या वस्तुओं का निर्माण किया जा रहा है वो देश अधिक विकसित है, और जो देश धीरे धीरे विकासशील पे है, मतलब जो देश धीरे धीरे विकास कर रहे हैं, उद्योगों का अपने इंडस्ट्री को लगा रहे हैं, वो विकासशील कहलाएंगे। जैसे कि हमारा देश एक विकासशील देश कहलाता है, इसलिए क्योंकि यहाँ पर अभी संभव हो पा रहा है, हम कार्यरत हैं। ये बेटा आपका पैराग्राफ था, आई होप सो आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आता है तो आप इसको एक बार दो बार ज़रूर पढ़ें, एनसीईआरटी की बुक का सहारा लें। अब हम प्रश्नोत्तर पर आते हैं, ठीक है, जिससे कि आपको आसानी होगी। यही आपको अपनी कॉपी में भी करके देने हैं। प्रश्न क्या कह रहा है ज़रा देख लेते हैं। विनिर्माण उद्योग जहाँ कुछ मामलों में कृषि पर निर्भर है, वहीं कृषि के विकास में सहायक भी है। कैसे? कहने का मतलब है विनिर्माण उद्योग कुछ मामलों में कृषि पर निर्भर है, मतलब कृषि होगी तो विनिर्माण उद्योग चलेगा। प्रश्न को समझिए। वहीं कृषि के विकास में भी उद्योग सहायक है, ठीक है। तो इसका आंसर हम करते हैं जो ऊपर ही दे रखा है। अगर हम पहला पॉइंट इसको देखें कि विनिर्माण के लिए कच्चा माल कृषि से प्राप्त होता है, क्योंकि कोई भी चीज़ का अगर हमें निर्माण करना है तो वो बहुत सारी चीज़ ऐसी है जिसका कृषि के द्वारा ही निर्माण
होगा तो वो विनिर्माण कहलाएगा। जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा है, अगर मैं आपको ये दिखाऊं सेकंड लाइन में, ये वाली लाइन, कागज़ से चीनी, कागज़ से लकड़ी, चीनी जो है गन्ने से, और लोहा इस्पात, ये वाली लाइन। तो मैं आपको ये बता रहा था कि कपास जो है, अगर हम कपास पैदा करते हैं तो सूती वस्त्र बनता है, ठीक है ना। और इसी तरीके से जो गन्ना है वो चीनी से बनता है। जितना भी लोहा इस्पात है वो लौह अयस्क से बनता है, ठीक है। मगर हम लोहा इस्पात की बात नहीं कर सकते, यहाँ पर हम कृषि की बात कर रहे हैं। तो हम कपास से सूती वस्त्र बनते हैं, गन्ने से चीनी बनती है, ये आप लिख सकते हैं। विनिर्माण के लिए कच्चा माल कृषि से भी प्राप्त होता है। ये आपकी एक पहली लाइन हो गई जिसका उदाहरण आपने दे दिया। फिर एक दूसरा पॉइंट बोला है इन्होंने, तो हम दूसरा पॉइंट बता देते हैं। विनिर्माण उद्योग से कृषि के लिए कीटनाशक, खाद, अच्छे बीज, कृषि के जितने भी उपकरण हैं वो उपलब्ध होते हैं। तो विनिर्माण भी कृषि में सहायता देता है, यही पूछा गया था। तो इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि ये एक दूसरे के सहयोगी होते हैं। फिर दूसरा प्रश्न हम करते हैं, विनिर्माण उद्योग को क्यों आर्थिक रीढ़ की हड्डी कहा जाता है? कोई 2 कारण बताइए। आपके ही वर्कशीट के अंदर 4 कारण दिए हैं, आप लिख सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, बहुत छोटे छोटे हैं, बहुत अच्छे कारण हैं कि कृषि के आधुनिकीकरण में विनिर्माण उद्योग सहायक होता है और ये एक तकनीकी विकास भी करता है। ये एक पहला हो गया। दूसरा, ये देश में बेरोजगारी और गरीबी को ख़त्म करता है। तीसरा, हमारे देश की विदेशी मुद्रा को बढ़ाता है। कैसे बढ़ाता है? कोई भी हम चीज़ बनाते हैं, उसका निर्माण होता है तो हम उसका निर्यात भी करते हैं, दूसरे देश में बेचते हैं। तो दूसरे देश में बेचते हैं तो हमें विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। तो ये भी एक कारण है, मतलब ये भी मजबूत करता है देश की आर्थिक विकास की रीढ़ की हड्डी को। इसी प्रकार से चौथा भी आप लिख सकते हैं। इन्होंने 2 पूछे, आप 2 कारण कोई से भी दे सकते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या नंबर 3 पर। आप अपने जीवन में प्रयोग करने वाली किन्हीं 5 वस्तुओं के नाम बताइए जो विनिर्माण उद्योग द्वारा निर्मित हैं। आप अपने घरेलू जीवन में या घरों में बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आप देखते हैं, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि ऊन, रबड़, चाय, कॉफ़ी, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ आपके घर में दिखती है वो सब का निर्माण किसी न किसी उद्योग में ज़रूर हुआ होगा, उसे निर्मित किया गया होगा। तो ये सब चीज़ें जो है, आपको कोई भी 5 चीज़ें लिख देनी है, आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, मैंने आपको बता भी दी है। प्रश्न संख्या नंबर 4, आपके शहर में या आसपास कौन से विनिर्माण उद्योग है? तो आप अपने आसपास बहुत सारे ऐसे उद्योग आप देखेंगे, जैसे कि आपके घर के आसपास बहुत ही पास नोएडा है, तो एक नोएडा इंडस्ट्रियल एरिया है। यहाँ पर कपड़े का, बहुत सारे औजारों का, उपकरणों का निर्माण किया जाता है। जैसे कि एक उदाहरण मैं देता हूँ आपको, जैसे कि मारुति एक कंपनी है, आपको पता होगा। तो वहाँ पर गाड़ियाँ बनाई जाती है। इसी प्रकार से दिल्ली के अंदर भी कुछ चीज़ें बनाई जा सकती है, जैसे खाने पीने की चीज़ें बनाई जा सकती है, जैसे कि मान लीजिए एक अचार या कोई पापड़, ठीक है ना। तो ये चीज़ें, खाने पीने की भी चीज़ें उद्योग के द्वारा बनाई जाती है। आपके आसपास फरीदाबाद भी है, वो भी एक इंडस्ट्रियल एरिया माना जाता है। तो ये आपके प्रश्न उत्तर पूर्ण हुए। आई होप सो आपको ये समझ आया होगा कैसे करना है, किस तरीके से करना है। अगर फिर भी किसी प्रकार की स्टूडेंट को कोई समस्या आती है तो वो अपने ग्रुप के अंदर बता सकता है और मुझे भी लिखकर बता सकता है। मैं यहीं पर इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।